नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल पीएम मोदी के दांव से कांपे विपक्ष पर सुलगाएंगे। महाराष्ट्र में हुए खेल से कैसे विपक्षी एकता की हवा निकली है वो बताएंगे। महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार की बगावत से पूरे विपक्ष में हड़कंप मच गया है। विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं क्योंकि उन्हें भी अब जल्द ही खुद का हाल शरद पवार के जैसे होने का डर सताने लगा है। विपक्षी एकता पर महाराष्ट्र की महासियासत का ऐसा असर हुआ है कि मोदी के खतरनाक प्लान ने विपक्ष की बेंगलुरु में होने वाली बैठक को ही रद्द कर दिया। विपक्ष बड़े ही चाव से 2024 में पीएम मोदी को हराने के लिए एजेंडा सेट कर रहा था। एकजुट होकर विपक्ष की मजबूती का ढोल पीट रहा था। लेकिन इसी बीच विपक्षी एकता को पीएम मोदी ने ऐसे झटके दिए हैं जिससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है और विपक्ष में भगदड़ मच गई है। पीएम मोदी के दांव से घबराए विपक्ष पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। मोदी के खेल से विपक्ष में क्यों मचा हड़कंप? मोदी ने कैसे दिए विपक्ष को बड़े झटके? एनसीपी में बगावत से कैसे कमजोर पड़ी विपक्षी एकता? मोदी के वार से कैसे बचेंगी विपक्षी पार्टियां? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में हुए महाखेल के बाद पूरे विपक्ष में हड़कंप मच गया है। विपक्षी दलों को भी अब पार्टी टूटने का डर सताने लगा है। इसी को लेकर सभी विपक्षी दलों ने अपने विधायकों पर निगरानी शुरू कर दी है। विपक्ष इतना घबराया हुआ है कि 2024 की विपक्षी एकता की कवायद को भी साइड कर दिया गया है। एक मंच पर इकट्ठे होकर पीएम मोदी को हराने के लिए साथ लड़ने की कस्में खाने वाले विपक्षी नेता अब एकता को लेकर ही डामाडोल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शरद पवार को लगे इस बड़े झटके के बाद बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, विपक्षी दल अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उनके विधायक भी बीजेपी के साथ जाकर बगावत करने का मूड तो नहीं बना रहे हैं। ये दूसरी बार है जब विपक्ष की दूसरी मीटिंग को टाला गया है। पहली बैठक जब 23 जून को रखी गई थी, तब भी उससे पहले कई बार बैठक को टाला गया था, जिसके बाद 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। फिर दूसरी बैठक के लिए पहले तो 10 जुलाई की डेट फिक्स की गई और जगह शिमला चुनी गई, लेकिन इसे बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया और डेट 14 जुलाई की तय की गई। लेकिन अब जो झटका एनसीपी को लगा है, उसके बाद विपक्षी दलों की बैठक को ही टाल दिया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच इस बैठक के टलने पर सवाल खड़े होना तो लाजमी है ही। हालांकि इस बैठक को रद्द करने के पीछे बिहार विधानसभा और कर्नाटक विधानसभा के मॉनसून सत्र का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन शरद पवार के साथ हुए खेल से विपक्ष कैसे घबराया हुआ है, वो विपक्षी नेताओं के बयानों से साफ नजर आने लगा है। उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस ने इस झटके पर बिलबिलाना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि विपक्षी एकता की बैठक तो टली ही, लेकिन इसके साथ ही एनसीपी में आई टूट के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक की। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के नए नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा की गई, क्योंकि जहां मोदी के खिलाफ कांग्रेस विपक्षी दलों के महाजुटान की तैयारी कर रही है, वहीं अब महाराष्ट्र में अपने नेताओं को बचाए रखना और उन्हें एकजुट रखना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी को झटका लग ही चुका है और अब अगला नंबर कांग्रेस का लगने के कयास लगाए जाने लगे हैं। इसी बात से कांग्रेस आलाकमान में खलबली मची हुई है। वहीं बात की जाए विपक्षी एकता की, तो जो विपक्षी दल पीएम मोदी को हराने के लिए 2024 में एक साथ चुनाव लड़ने की कस्में खा रहे थे, वही दल अब मोदी के वार से बचने के रास्ते खोज रहे हैं, क्योंकि विपक्षी एकता का ढोल पीटने की शुरुआत से लेकर अब तक पीएम मोदी ने अपने दांव से 3 बड़े झटके विपक्ष को दिए हैं और ये झटके भी ऐसे लगे कि विपक्षी दल ही आपस में भिड़ गए। पहला झटका तो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू की, जिसमें पवार के साथ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी भी खूब साथ निभाती दिखाई दी। पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को हुई, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी खेमे से जीतन राम मांझी अलग हो गए, जिन्हें अब एनडीए में शामिल करने की तैयारी की जा रही है।
वहीं जो बैठक हुई उसमें भी आप और कांग्रेस में अध्यादेश के मुद्दे को लेकर टकराव दिखा। फिर मोदी सरकार की ओर से यूसीसी को लागू किए जाने का ऐलान कर दिया गया, जिससे देश भर में इस मुद्दे को लेकर नई बहस छिड़ गई और बाद में आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे ने यूसीसी पर केंद्र का समर्थन करते हुए विपक्ष को एक और बड़ा झटका दे दिया। ये सिलसिला थमा नहीं था कि तीसरे बड़े झटके के तौर पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी और बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए, जिसके बाद एक बात साफ हो गई कि जो शरद पवार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में प्रमुखता से शामिल रहे, वही अपनी पार्टी को संभाल पाने में विफल साबित हुए। बिहार और महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा था कि विपक्षी दलों का गठबंधन भले ही और राज्यों में सफल हो या ना हो, इन राज्यों में अच्छा चलेगा, लेकिन इन दोनों राज्यों से अच्छी खबर नहीं मिली। मांझी की पार्टी हम भले ही छोटी हो, लेकिन उसका बिहार में 3% वोट बैंक है। ये वोट बैंक भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए एनडीए उन्हें साथ ले रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के लिए एनसीपी जरूरी है। अजीत पवार के अलावा छगन भुजबल जैसे प्रभावशाली और पवार के खासम खास नेताओं का सत्ता पक्ष के साथ मिलना एनसीपी के लिए बड़ी राजनीतिक चोट है। इसके आगामी चुनावों में नतीजे जो भी रहे, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इस तीसरे बड़े झटके से विपक्षी एकता कमजोर जरूर हो गई। ऐसे में सवाल तो यही उठ रहे हैं कि जो पार्टियां राज्य में साथ नहीं रह पा रही हैं, वो केंद्र में साथ कैसे रहेंगी। अब बीजेपी के महाराष्ट्र में चले दांव के बाद दूसरे राज्यों में टूट को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं और इसमें अगला नंबर बिहार का होने की आशंका जताई जा रही है। इसी सिलसिले में बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि सत्ता में काबिज जनता दल यूनाइटेड में जल्द टूट हो सकती है। अरविंद सिंह ने दावा किया है कि जदयू के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और बहुत जल्द ही वो जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बिहार में गठबंधन की सरकार है और राष्ट्रीय जनता दल भी इसमें शामिल है। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो आरजेडी के भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जो आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है, परिवारवाद, पुत्रवाद, कुर्सीवाद के कारण जेडीयू के सभी विधायक और सांसद हताश हो गए हैं। नीतीश कुमार रोज पलटी मारते हैं, कभी इधर कभी उधर। इनके सारे प्रमुख विधायक और सांसद दूसरे दलों के संपर्क में हैं और बिहार में जल्द ही कोई बड़ा खेला होने की संभावना है। हालांकि जदयू के कितने विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी प्रवक्ता ने इसकी संख्या तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया है कि जल्द ही जेडीयू इतिहास बनने वाली है, जिससे नीतीश कुमार का भी हाल अब शरद पवार जैसा होता नजर आने लगा है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों का भी आभास हो गया है और इसी को लेकर उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों की निगरानी शुरू कर दी है। इसीलिए नीतीश चाय के बहाने से अपने विधायकों का मन टटोलने में लगे हैं। लेकिन अब चिंता उन विपक्षी दलों की बढ़ती जा रही है जो बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए मोर्चाबंदी कर रहे थे। अब उनके सामने अपने नेताओं को बचाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ये विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और फिर यही बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आ जाते हैं, जिससे पार्टी के नेता तो जाहिर तौर पर हताश है ही और अपने सुरक्षित भविष्य के लिए बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल अपनी पार्टियों को बचाने के लिए कितनी भी मीटिंग कर ले, कितने भी पैतरे आजमा ले, लेकिन जो खेल इस बार बीजेपी की ओर से खेला गया है, उसके बाद एक बात साफ हो गई है कि उससे विपक्षी दलों के बुरे हाल हो गए हैं। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।